31 अगस्त 2020। आज हम लोग बेटे अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है सर। बेटे अब ध्यान से मेरी बातों को सुनते जाएंगे, आपको सारी बातें आराम से समझ में आ जाएंगी। बेटे मार्केट में दो फोर्सेस काम कर रही हैं, एक डिमांड फोर्स और एक सप्लाई फोर्स। एक डिमांड फोर्स और एक सप्लाई फोर्स। बेटे डिमांड फोर्स जो है वो कंज्यूमर की तरफ से होती है, क्योंकि डिमांड कंज्यूमर करता है, और सप्लाई फोर्स प्रोड्यूसर या सेलर बोले हम, वहां से होती है। ठीक है, ये वाला टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं थ्योरी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। हमें यहाँ स्टार्ट करना है बेटे सप्लाई। जो मैंने आपको बोला कि सप्लाई जो है बेटे वो सेलर की तरफ से हो रही है, प्रोड्यूसर की तरफ से हो रही है। तो आज हम लोगों को जो भी चैप्टर पढ़ना है, आप अपने आप को बेटे एज्यूम कर लें सेलर। आप अपने आप को एज्यूम कर ले बेटे सेलर। आप अपने आप को एज्यूम कर ले प्रोड्यूसर, और उसके अकॉर्डिंग ही बेटे आप इस चैप्टर को समझना शुरू करें। आप ये मान लें कि आप एज अ सेलर इस चैप्टर को समझ रहे हैं। हम अपने चैप्टर के अंदर रामलाल को डमी सेलर बना लेते हैं। अब हम लोग पूरे चैप्टर के अंदर रामलाल के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करेंगे। हम लोग अब पूरे चैप्टर के अंदर बेटे रामलाल के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करेंगे। ठीक है सर। बेटे अब आप मेरी बात को ध्यान से देखना। रामलाल एज अ सेलर काम कर रहा है, और बेटे हर सेलर मार्केट में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता है। उसका एक ही मोटिव होता है बेटे, प्रॉफिट को कमाना। ठीक है सर। तो आपने इस चैप्टर में इस ऑब्जेक्टिव को अपने माइंड में हमेशा रख के चलना कि सेलर का मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट। मेन उद्देश्य जो है सेलर का, मेन ऑब्जेक्टिव बेटे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है एज अ सेलर प्रॉफिट मोटिव, कि हम लोग प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करेंगे। अब बेटे सेलर क्या कर रहा है? सेलर मार्केट में ऑफर करता है। सेलर मार्केट में ऑफर करता है अपने गुड्स सेल के लिए, फॉर सेल।
और बेटे जब वो मार्केट के अंदर इसको ऑफर फॉर सेल करता है, इनको बेचने की बात करता है, तो बेटे ऑब्वियसली बात है कि वहां पर सेलिंग प्राइस तो होगा ही होगा ना, कि वो जिस सेलिंग प्राइस पर इसको बेचना चाहता है। यानी सेलर मार्केट के अंदर जिन गुड्स में डील करता है बेटे, वो उन गुड्स को मार्केट के अंदर ऑफर करता है फॉर सेल, और साथ में बेटे उसके सेलिंग प्राइस की बात भी करता है कि मैं उसको इतने प्राइस पर बेचना चाहता हूँ। ठीक है सर। बेटे अभी तक की जो बात थी उसमें हम कॉन्सेप्ट नंबर 1 की बात करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 1, मीनिंग ऑफ सप्लाई। मीनिंग ऑफ सप्लाई। द अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी, the amount of a commodity offered for sale, offered for sale in a market at a given price and in a given period of time the amount of a commodity offered for sale in a market at a given price मतलब selling price, and in a given period of time is called is called supply, is called supply in economics। बेटे हम उसको इकोनॉमिक्स में सप्लाई कहते हैं। मैंने अभी आपको सिर्फ सप्लाई का मीनिंग बताया। द अमाउंट ऑफ ए कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल इन अ मार्केट at a given price and in a given period of time is called supply in economics. The amount of a commodity offered for sale in a market at a given price and in a given period of time is called supply in economics। हम बेटे इसके बारे में कुछ और एक दो डेफिनेशंस लिखते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, in simple words, supply बेटे मैंने अभी तक आपको सिर्फ इतनी सी बात बताई है। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि मार्केट में दो फोर्सेस काम कर रही हैं, एक डिमांड फोर्स और एक सप्लाई फोर्स। डिमांड फोर्स कंज्यूमर करता है, सप्लाई फोर्स प्रोड्यूसर या सेलर करता है। हमने अपने चैप्टर के अंदर रामलाल को सेलर रिज्यूम कर लिया है। तो बेटे किसी भी सेलर का मार्केट के अंदर गुड्स को बेचने का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है बेटे, वो प्रॉफिट मोटिव होता है। वो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता है। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है बेटे, सेलर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है गुड्स को सेल करने का, वो बेटे प्रॉफिट मोटिव होता है। बेटे रामलाल मार्केट में ऑफर करता है गुड्स फॉर सेल, और बेटे उसका एक सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करके करता है। और हमने इन सारी बातों को जो आपको आराम से समझाया था, मैंने उसको डेफिनेशन में लिखा। द अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल इन अ मार्केट at a given price and in a given period of time is called supply in economics। अब मैं बेटे उसको और आसान भाषा में लिख रहा हूं। In simple words, supply means
the quantity of a commodity that firms are able and willing to offer for sale in the market in a given period of time and at a given price. In simple words, supply means the quantity of a commodity that firms are able and willing to offer for sale in the market in a given period of time and at a given price. बेटे आसान भाषा में कहा जा सकता है सप्लाई वो क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी होती है जिसको कोई भी फर्म मार्केट के अंदर विलिंग होती है, एबल होती है ऑफर फॉर सेल के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में और एक बेटे पर्टिकुलर प्राइस पर, उसको कहा जाता है सप्लाई। ठीक है सर। बेटे अब हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात करेंगे। जैसे हम लोगों ने डिमांड के अंदर बात करी थी डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड की, वैसे बेटे अब हम लोग बात करेंगे डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई की। हमने वहां पे आपको कहा था डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड बोले या फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड बोले वो एक ही बात थी। तो बेटे उसी की तरह यहाँ पर बिल्कुल सेम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आया डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। सप्लाई को डिटरमाइन करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, या बेटे हम इसका दूसरा नाम यहां लिख सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। तो हमने लिखा डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, या बेटे इसका दूसरा नाम हमने लिखा फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। तो बेटे हम लोग फर्स्ट फैक्टर की बात करते हैं और मैं आपको साथ साथ समझाता जाता हूं। प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो बेटे आप मेरी बात हमेशा सुने, मैंने आपको बहुत आराम से बात समझाई थी कि बेटे कोई भी सेलर जब मार्केट में आता है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट को कमाना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को कमाना। यानी सर वो सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता है। हाँ बेटे, जैसे मैंने आपको कहा था कि हम अपने एग्जाम्पल में रामलाल को सेलर मान रहे हैं। हम रामलाल को सेलर मान रहे हैं। बेटे प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मान लो बेटे मैं फर्स्ट एजम्पशन लेता हूं कि मेरा सेलिंग प्राइस है 20 रुपीज और कॉस्ट प्राइस है 10 रुपीज। तो मेरे पास प्रॉफिट की जो वैल्यू आ रही है, प्रॉफिट की वैल्यू आ रही है 20 माइनस 10 रुपीज। बेटे बी पार्ट में मैं लिखता हूं कि मेरा सेलिंग प्राइस है 20 रुपीज और बेटे मेरा कॉस्ट प्राइस है 8 रुपीज। मेरा कॉस्ट प्राइस है 8 रुपीज। या मैं इसको एक काम करता हूं, मैं इसको ऐसे करता हूं। मान लो बेटा मेरा सेलिंग प्राइस अब इंक्रीज होकर हो गया 25। पहले सेलिंग प्राइस 20 रुपए था, अब बेटा मेरा सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो गया।
तो सर आपके सेलिंग प्राइस के इंक्रीज होते ही आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा 25 माइनस 10 15, आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। और आपके प्रॉफिट के इंक्रीज होते ही जो सेलर है वो अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर देगा, सेलर अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर देगा। जी सर। तो बेटे सेलर तो मार्केट के अंदर काम ही प्रॉफिट मोटिव के लिए कर रहा है। सेलिंग प्राइस का बढ़ना, सेलिंग प्राइस का बढ़ना मतलब आपके प्रॉफिट का इंक्रीज होना, और आपके प्रॉफिट का इंक्रीज होना मतलब बेटे आपकी सप्लाई का इंक्रीज होना। तो अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होगा तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, सेलर सप्लाई को इंक्रीज कर देगा। सर रिवर्स भी तो हो सकता है। मान लेते हैं सेलिंग प्राइस कम हो जाए तो बेटे जैसे ही सेलिंग प्राइस कम होगा, मान लो मैं 30 से एजम्पशन ले लेता हूँ, मान लो बेटो सेलिंग प्राइस बच्चों 18 हो गया, कॉस्ट प्राइस हमारे पे 10 आ रहा है, 18 माइनस 10, मेरा प्रॉफिट रह गया 8 रुपए। बच्चों जब मेरा प्रॉफिट यहाँ 8 रुपए रह गया, अब देखो पहले के मुकाबले में 10 रुपए कमा रहा था, अब मेरा प्रॉफिट 8 रुपए हो गया, 2 रुपए से मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है बेटे। तो जैसे मेरा सेलिंग प्राइस कम होगा ना मार्केट के अंदर बेटे, उसका इफेक्ट पड़ेगा कि मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। और बच्चों जैसे ही मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, जैसे ही मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, मैं अपनी सप्लाई मार्केट में कम कर दूंगा। बेटे उस केस के अंदर सेलर अपनी सप्लाई को डिक्रीज कर दे। ठीक है सर। सर ये बात हमें एग्जाम्पल से समझ में आ गई, तो बेटे हम इसको साफ साफ लिख लेते हैं। देयर इज देयर इज a direct relationship between price of the commodity and its supply. That means producers offers more quantity at higher prices and less quantity at lower prices। ये बेटे यहाँ पर एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है प्राइस का और सप्लाई का। अगर प्रोड्यूसर ऑफर करता है मार्केट के अंदर ज्यादा क्वांटिटी क्योंकि प्राइस हायर है, और बेटे वो लेस क्वांटिटी ऑफर करता है जब प्राइस कम होता है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी price of the commodity, quantity of commodity। बेटे सप्लाई कर्व हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होगी, सप्लाई कर्व हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होगी बेटे। ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, प्राइस और इंक्रीज हो गया, क्वांटिटी और इंक्रीज।  बेटे प्राइस जब इंक्रीज होगा, प्राइस और इंक्रीज होगा, क्वांटिटी और इंक्रीज होगा।   प्राइस जब इंक्रीज होगा, प्राइस और इंक्रीज होगा, क्वांटिटी और इंक्रीज होगा।                                   प्राइस जब इंक्रीज होगा
क्वांटिटी भी इंक्रीज, तो क्वांटिटी भी इंक्रीज, तो प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी इंक्रीज। अगर प्राइस डिक्रीज होता तो बेटे क्वांटिटी डिक्रीज होता। ठीक है सर। बेटे पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे। पॉइंट नंबर 2, प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स, या हम कह सकते हैं प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटिव गुड्स। पहले आप समझ लेंगे और उसके बाद हम इसको लिख लेंगे। पहले बच्चे समझ लेंगे और उसके बाद इसको लिख लेंगे। बेटे मान लो ये है रामलाल, ये प्रोड्यूसर है। मान लो बेटे रामलाल जो है वो फार्मर है। बेटे ये इसके पास एक पीस ऑफ लैंड है। रामलाल अभी व्हीट का प्रोडक्शन ज्यादा करता है और राइस का प्रोडक्शन कम करता है। इस तरीके से सेग्रीगेशन करता है। बेटे ये मेन गुड्स हैं इसके लिए, जिसका वो प्रोडक्शन ज्यादा कर रहा है और राइस का प्रोडक्शन कम करता है, ये उसके लिए रिलेटेड गुड्स है। अभी मार्केट में क्या हुआ बेटे, अभी मार्केट में एक ऐसी सिचुएशन आई है, अभी मार्केट में एक ऐसी सिचुएशन आई है जहां पे बेटे प्राइस ऑफ राइस, जहां पे बेटे प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज कर गया है। देयरफॉर अभी हम लोग पढ़कर आए हैं कि बेटे जैसे ही राइस का प्राइस इंक्रीज कर जाएगा वो हमारे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल गुड्स बन जाएंगे क्योंकि प्राइस ज्यादा हो गया। और बेटे ज्यादा प्रॉफिटेबल गुड्स बनने के साथ ही मार्केट के अंदर सप्लायर उसकी सप्लाई को इंक्रीज कर देगा बेटे, सप्लाई ऑफ राइस को इंक्रीज कर देगा, सप्लाई ऑफ राइस को इंक्रीज कर देगा बच्चों। तो बेटे मार्केट में एक ऐसी सिचुएशन आएगी, मार्केट में एक ऐसी सिचुएशन आएगी बेटे जहां पे प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज होगा, जिस वजह से बेटे सप्लाई ऑफ राइस भी इंक्रीज हो जाएगी। अब क्या होगा बेटे, अब सप्लायर पता है क्या करेगा, ये उसकी जो पीस ऑफ लैंड है, अब सप्लायर इस पीस ऑफ लैंड के ऊपर व्हीट का प्रोडक्शन तो कम कर देगा क्योंकि वो लेस प्रॉफिटेबल गुड्स है। बेटे वो व्हीट का प्रोडक्शन तो कम कर देगा लेकिन राइस के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देगा। तो बेटे यहां पर सप्लाई ऑफ व्हीट, सप्लाई ऑफ व्हीट तो कम हो जाएगी और सप्लाई ऑफ राइस इंक्रीज हो जाएगी। सप्लाई ऑफ राइस इंक्रीज हो गया, यानी सर व्हीट का प्रोडक्शन कम हो गया और राइस का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। हाँ बेटे व्हीट का प्रोडक्शन कम हो गया और राइस का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। तो सर हम इसको कैसे लिखेंगे बेटे, साफ साफ लिखेंगे, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ other related goods
leads to decrease in supply of the goods concerned, since it is more profitable. It is more profitable to produce the other good. Therefore, there is an inverse relation between price of other related goods and supply of the good concerned. तो बेटे पहले उसके पास वीट का प्रोडक्शन ज्यादा होता था, वो उसके लिए गुड कंसर्न है, और उसके लिए रिलेटेड गुड्स है बेटे राइस। लेकिन जैसे मार्केट में प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज हो गया, अब राइस उसके लिए कंसर्न गुड्स बन गए बेटे, और वीट उसके लिए रिलेटेड गुड्स बन गए। An increase in the price of other related goods leads to decrease in supply of the goods concerned. बेटे जैसे ही राइस का प्राइस इंक्रीज हुआ, वीट की सप्लाई डिक्रीज हो गई। Since it is more profitable to produce the other goods, क्योंकि राइस का प्रोडक्शन करना अब हमारे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है। Therefore, there is an inverse relation between the price of other related goods and supply of the good concerned. तो ये कहा गया कि इनवर्स रिलेशन होता है रिलेटेड गुड्स के प्राइस में और गुड कंसर्न की सप्लाई में। अगर रिलेटेड गुड्स का प्राइस इंक्रीज होता है तो गुड कंसर्न की सप्लाई कम होती है, और अगर बेटे रिलेटेड गुड्स का प्राइस कम हो जाता है तो कंसर्न गुड्स की प्राइस वो सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। ओके सर। पॉइंट नंबर 3 की बात करें, टेक्नोलॉजी। बेटे मार्केट में नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं, नए नए इनोवेशंस आते रहते हैं, और नई टेक्नोलॉजी का आना, नई टेक्निक का आना, नए इनोवेशंस का आना बेटे हमारे लिए मार्केट के अंदर प्रोड्यूसर के लिए, सप्लायर के लिए अच्छा होता है। क्योंकि बेटे जैसे 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 नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, हमारे पास प्रोडक्शन करने के और नए नए तरीके आते हैं, जिसकी वजह से बेटे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। और बेटे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने से हम लोगों की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के कम होने से हम लोगों की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हमारे प्रॉफिट ज्यादा हो जाते हैं। सर कैसे? मैं अभी आपको समझा देता हूँ, बच्चे ध्यान से देखेंगे। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी reduces the cost of production, leading to more profits and
as a result supply increases. Advanced technology reduces the cost of production, leading to more profits, and as a result supply increases. देखो बेटे, मैंने अभी आपको समझाया था प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मान लेते हैं बेटे अभी हमारा सेलिंग प्राइस 20 रुपए का है, कॉस्ट प्राइस 10 रुपए की है, हमारा प्रॉफिट 10 रुपए का है। तो बेटे मैं सेकंड सिचुएशन पे आ रहा हूं, मैं बेटे सिचुएशन नंबर 2 पे आ रहा हूं और मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूं कि मान लो बेटे सेलिंग प्राइस तो 20 रुपए का है, लेकिन कॉस्ट प्राइस अब 8 रुपए का रह गया, कॉस्ट प्राइस रिड्यूस हो गया। तो कॉस्ट प्राइस के रिड्यूस होते मेरे प्रॉफिट्स कितने हो गए बेटे? मेरे प्रॉफिट्स 12 रुपीज के हो गए, यानी मेरे प्रॉफिट्स इंक्रीज हो गए। तो बेटे जैसे ही प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाएंगे हम अपनी सप्लाई को भी इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि हमारे जो प्रॉफिट है बेटे वो इंक्रीज हो गए। तो प्रॉफिट के इंक्रीज होने की वजह से हम अपनी सप्लाई को भी इंक्रीज कर देंगे बेटे। ठीक है सर। तो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, advanced technology reduces the cost of production, leading to more profits, and as a result supply increases. ठीक है सर। बेटे पॉइंट नंबर 4 है हमारा कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बच्चों को पहले ये बात तो पता हो कि हमारे पास जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं बेटे, हमारे पास जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? बच्चे कहते हैं सर हमें पता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। बेटे लैंड का रिवॉर्ड होता है रेंट, लेबर का रिवॉर्ड होता है वेजेस, कैपिटल का रिवॉर्ड होता है इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड होता है प्रॉफिट। तो हमारे पास बेटे ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और इन 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का रिवॉर्ड होता है लैंड का रिवॉर्ड रेंट, लेबर का रिवॉर्ड वेजेस, कैपिटल का रिवॉर्ड इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड प्रॉफिट। बेटे आप सब लोग समझ सकते हैं, आप बेटे सब बच्चे समझ सकते हैं कि जब हम इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को प्लस कर देते हैं, इनके रिवॉर्ड्स को प्लस कर देते हैं बेटे, तो वो हमारे लिए कॉस्ट प्राइस बनता है, वो हमारे लिए गुड्स का कॉस्ट प्राइस बन जाता है बेटे। और आप सब बच्चों को ये पता है कि अगर कॉस्ट प्राइस इंक्रीज होगा बेटे तो हमारे प्रॉफिट्स डिक्रीज हो जाएंगे और उसकी वजह से हमारी सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर कॉस्ट प्राइस कम होगा बेटे तो हमारे प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएंगे और बेटे हमारी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है बेटे। तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट, या मैं लिख सकता हूं बेटे कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो बेटे अगर कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होता है बेटे तो हमारे प्रॉफिट्स डिक्रीज हो जाएंगे, हमारी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। अगर कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होता है बेटे तो हमारे प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएंगे, हमारी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि सेलर बेटा सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए ही काम करता है। ओके सर। तो बेटे इसको आसान भाषा में लिख लेते हैं, सारे बच्चे इसको आसान भाषा में लिखेंगे बेटे। एन इंक्रीज
बेटे बहुत आसान लैंग्वेज में आपको लिखवा रहा हूँ, इसलिए आप लोग इसको साथ साथ लर्न कर लेंगे। एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ factors of production leads to fall in the profit margin of the producer, and as a result and as a result the supply also decreases. Therefore, there is an inverse relationship between cost of factor of production and supply of commodity. An increase in the cost of factor of production leads to fall in the profit margin of the producer, and as a result the supply also decreases. Therefore, there is an inverse relationship between cost of factor of production and supply of commodity. कि बेटे inverse relation है cost of factor of production के अंदर और supply of commodity. Okay sir. बेटे इस सेकंड वाले पॉइंट में हम लोग डायग्राम बनाना भूल गए थे, एक बार हम डायग्राम बना लेते हैं सर। बेटे बहुत समझदारी से डायग्राम बनाना, इसको गलत मत कर देना, क्योंकि मैं दोनों एक्सिस पे क्या लिखवा रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से समझना। मैं यहां लिखवा रहा हूं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स राइस, और बेटे मैं यहां पे लिखवा रहा हूं क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी कंसर्न, ब्रैकेट में लिखो बेटे वीट। तो प्राइस में रिलेटेड गुड्स का लिखवा रहा हूं और बेटे क्वांटिटी में कंसर्न गुड्स यानी वीट की लिखवा रहा हूं। तो अब आप ध्यान से देखना बेटे, आप लोग बहुत ध्यान से यहां पर देखना। पहले राइस का ये प्राइस था और बेटे ये क्वांटिटी थी कंसर्न गुड्स की। प्राइस ऑफ राइस ये था, कंसर्न गुड्स की ये प्राइस थी। बेटे राइस का प्राइस कम हो गया, अब राइस का प्राइस अगर कम होगा तो वो लेस प्रॉफिटेबल हो गया हमारे लिए और मोर प्रॉफिटेबल हमारे लिए वीट हो गया। तो देखो बेटे हमने क्या करा, वीट की क्वांटिटी को इंक्रीज कर दी, हमने वीट की क्वांटिटी को इंक्रीज कर दी। तो हमने आपको साफ साफ यहाँ पे समझा दिया बेटे कि हमने राइस के प्राइस को कम किया। तो बेटे राइस का प्राइस जैसे ही कम होगा राइस हमारे लिए लेस प्रॉफिटेबल हो गया, और जैसे वो लेस प्रॉफिटेबल होगा बेटे प्रोड्यूसर क्या करेगा, सेलर क्या करेगा, वीट की सप्लाई को इंक्रीज कर देगा। और देखो उसने वीट की सप्लाई को इंक्रीज किया। तो मैंने यहाँ पे लिखा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यहाँ पे लिखा है क्वांटिटी ऑफ कंसर्न गुड्स। ठीक है सर। बेटे फैक्टर और प्रोडक्शन वाली बात मैंने आपको बता दी थी, यहाँ भी हम लोग बेटे डायग्राम बना लेते हैं।
बेटे मैं यहां लिखूंगा कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैं यहां लिखूंगा बेटे क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी बेटे पहले ये कॉस्ट थी और ये क्वांटिटी थी बेटे कॉस्ट कम हो गई हमने क्वांटिटी इंक्रीज कर दी तो जैसे ही बेटे कॉस्ट कम हो गई क्वांटिटी इंक्रीज हो गई ठीक है सर आपने इस वाली लाइन को जरूर याद रखना है बेटे देयर इज एन इनवर्स रिलेशन there is an inverse relation between cost of factor of production and supply of commodity मैंने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिखा है या क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी लिखा है बेटे ये पहले वाला प्राइस था ये क्वांटिटी थी प्राइस कम हो गया बेटे कॉस्ट कम हो गई सॉरी कॉस्ट प्राइस कम हो गया बेटे जैसे ही कॉस्ट कम हो जाएगी मेरी क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो मैंने यहाँ पे वर्ड बेटे कॉस्ट लिखा है कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो जैसे ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट कम होगी बेटे मेरी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी आज 4 अगस्त है बेटे 4 सितंबर सॉरी 4 सितंबर 2020 आज हम लोग पॉइंट नंबर 5 से अपना चैप्टर आगे स्टार्ट करेंगे पॉइंट नंबर 5 है बेटा हमारे पास अदर फैक्टर्स को लेकर अदर फैक्टर्स बेटे अदर फैक्टर्स के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे एक्साइज ड्यूटी की हम बेटे सबसे पहले बात कर रहे हैं एक्साइज ड्यूटी बेटे एक्साइज ड्यूटी ना गुड्स की प्रोडक्शन पे लगाई जाती है गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग पे लगाई जाती है और बेटे एक्साइज ड्यूटी या एक्साइज टैक्स एक्साइज ड्यूटी या एक्साइज टैक्स बेटे हमारे कॉस्ट प्राइस को इंक्रीज करता है एक्साइज ड्यूटी पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन होता है बेटे जो गुड्स आप प्रोडक्शन करते हैं जो गुड्स आप मैन्युफैक्चर करते हैं बेटे उसका पार्ट होता है उस पर लगने वाला टैक्स होता है तो हम अदर फैक्टर्स में आज एक्साइज ड्यूटी की बात करेंगे जो मैंने आपको बताया कि इट इज अ टैक्स ऑन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग बेटे आप समझो कि अगर एक्साइज ड्यूटी का टैक्स इंक्रीज किया जाएगा तो हमारा कॉस्ट प्राइस इंक्रीज हो जाएगा कॉस्ट प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से हमारे प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएंगे और प्रोड्यूसर क्या करेगा बच्चों प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई को रिड्यूस कर देगा प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई को रिड्यूस कर टैक्स इंक्रीज होगा कॉस्ट प्राइस इंक्रीज होगा कॉस्ट प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से कॉस्ट प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से प्रॉफिट कम हो जाएगा प्रॉफिट के कम होने की वजह से सप्लाई कम हो जाएगी बेटे और प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई को कम कर देगा ठीक है सर लेकिन अगर हम इसका इनवर्स सोचें हम इसको कन्वर्सली सोचें कि सर अगर एक्साइज ड्यूटी कम हो जाए तो बेटे बहुत अच्छा है एक्साइज ड्यूटी के कम होने से अगर एक्साइज ड्यूटी कम होती है बच्चों तो एक्साइज ड्यूटी के कम होने से कॉस्ट प्राइस कम हो जाएगी टैक्स कम होगा कॉस्ट प्राइस कम हो जाएगी हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा और अगर प्रॉफिट कम होगा सॉरी प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि कॉस्ट प्राइस कम हो रहा है सॉरी बेटा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएंगे बच्चों तो हम लोग अपनी सप्लाई को भी इंक्रीज करें
तो बेटे अगर टैक्स इंक्रीज होता है तो कॉस्ट प्राइस इंक्रीज होता है, प्रॉफिट कम हो जाते हैं, सप्लाई कम हो जाती है। अगर टैक्स कम होते हैं तो कॉस्ट प्राइस कम हो जाता है बेटे, कॉस्ट प्राइस के कम होने से प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है और हमारी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाती है। लिखेंगे बच्चों, इट इज अ टैक्स ऑन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग increase in excise duty leads to increase in the cost of production resulting in fall in profits, and as a result the supply of the commodity also decreases. Therefore, there is an inverse therefore there is an inverse relationship between excise duty and supply of the commodity. It is a tax on production or manufacturing. Increase in excise duty leads to increase in the cost of production, resulting in fall in profits, and as a result, the supply of the commodity also decreases. Therefore, there is an inverse relationship between excise duty and supply of the commodity. बच्चों को यहाँ तक बात समझ में आई जो मैंने उनको पहले समझाई भी थी। तो अब बच्चे हमारे साथ साथ डायग्राम भी बनाएंगे। यहाँ पे लिखो बेटे एक्साइज ड्यूटी, यहाँ पे लिखो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। मान लो बेटे पहले ये एक्साइज ड्यूटी थी और इतनी क्वांटिटी हम सप्लाई कर रहे थे। एक्साइज ड्यूटी कम हो गई बेटे, जैसे एक्साइज ड्यूटी कम हो जाएगी हमारी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। पहले हम क्यू पे थे, हम Q1 पे चले गए। तो बेटे हमने साफ साफ दिखाया कि जैसे एक्साइज ड्यूटी कम हो गई बेटे, एक्साइज ड्यूटी के कम होते ही आपकी सप्लाई इंक्रीज हो। ठीक है, आई होप बच्चों ने साथ साथ लिख लिया होगा। जी सर। नेक्स्ट पॉइंट बेटे, अदर्स के अंदर मैं पॉइंट नंबर बी की बात करूंगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्सिडी, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटे सब्सिडी। बेटे सब्सिडी ना प्रोड्यूसर्स को दी जाती है गवर्नमेंट द्वारा। गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स को बेटे सब्सिडी प्रोवाइड करता है। आप समझे मेरी बात को। फॉर एग्जांपल, आपके घर पे बेटे एलपीजी सिलेंडर आता है बेटे, एक्चुअल के अंदर एलपीजी सिलेंडर की कॉस्ट मान लेते हैं 1000 रुपीज,
गवर्नमेंट कहती है नहीं, हम अपनी जनरल पब्लिक को परेशान नहीं करेंगे। गवर्नमेंट कहती है प्रोड्यूसर्स को कि हम आपको ना इस सिलेंडर के ऊपर 300 रुपीज की सब्सिडी देंगे, और वो सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी प्रोड्यूसर को, और अब इसकी कॉस्ट रहेगी बेटे 700। गवर्नमेंट ने 300 रुपए अपनी जेब से दे दिया बेटे, गवर्नमेंट ने ये 300 रुपए अपनी जेब से दे दी, और अब प्रोड्यूसर इसको मार्केट के अंदर 700 रुपीज का सेल कर देगा। बेटे मान लो एक एलपीजी सिलेंडर जिसको बेचने के लिए प्रोड्यूसर कहता है कि मेरे को 1000 रुपीज चाहिए, मेरी सेलिंग प्राइस 1000 है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, आप 1000 रुपीज पब्लिक से नहीं लेंगे, आप पब्लिक से इतना ज्यादा चार्ज नहीं करेंगे, इस 1000 में से 300 रुपीज गवर्नमेंट आपको देगी, और आप 700 रुपीज पर सिलेंडर आप कंज्यूमर से चार्ज करें। यानी सर गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स को उनके गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के बाद उनको सब्सिडी प्रोवाइड करती है, जिससे कि एक आम जनता को, जनरल पब्लिक को गुड्स सस्ते में मिले। हाँ बेटा, ये रिलैक्सेशन होता है जो गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स को देती है। अब आप मेरी बात को समझो, अगर सब्सिडी इंक्रीज होगी बेटे, सब्सिडी अगर इंक्रीज होगी तो मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी बेटे, और मेरी अगर कॉस्ट कम हो गई तो मेरे प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाएंगे, और प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होते ही मेरी सप्लाई क्या करेगी बेटा, वो इंक्रीज हो जाएगी। जी सर, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, आप ध्यान से सुनेंगे। इट इज हमने पहले वहां ठीक लिखा था बेटे, इट इज द रिलैक्सेशन गिवन बाय गवर्नमेंट to the producer if subsidy increases, then cost of production falls। सब्सिडी इंक्रीज होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रॉफिट्स मार्जिन increases, and as a result supply of the commodity also increases, therefore there is a direct relationship between subsidy and supply of the commodity। बेटे गवर्नमेंट जितना इस सब्सिडी का पार्ट इंक्रीज करती जाएगी, मेरी कॉस्ट उतनी कम होती जाएगी, और मेरी कॉस्ट जितनी कम होती जाएगी मेरे प्रॉफिट्स उतने ज्यादा इंक्रीज होते जाएंगे, और उस वजह से मेरी सप्लाई भी मार्केट में इंक्रीज होती जाएगी। तो डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट सब्सिडी आपको कितनी प्रोवाइड कर रही है। सर यहाँ पे हम डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं बेटे
यहाँ पे हम लिखते हैं सब्सिडी, यहाँ पे हम लिखते हैं क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, मान लो बेटे पहले ये सब्सिडी है और ये हम क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने सब्सिडी इंक्रीज कर दी, हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज हो गए, हमारी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो, हम बेटे सप्लाई इंक्रीज कर क्योंकि सब्सिडी इंक्रीज हो गई। सब्सिडी के इंक्रीज होने से कॉस्ट कम हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉफिट इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। सब्सिडी के डिक्रीज होने से कॉस्ट कम हो जाती है, सब्सिडी के डिक्रीज होने से कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हो जाते हैं, सप्लाई कम हो जाती है। ठीक, बेटे नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आएगा उसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन या डिटरमिनेंट्स। बेटे जो बातें अभी हम लोगों ने लिखी थी, जो बातें अभी हम लोगों ने पढ़ी थी, मैं बेटे उन्हीं बातों को एक लाइन में कंक्लूड करूंगा, आप ध्यान से देखेंगे, मैं उन्हीं सारी बातों को एक लाइन पे कंक्लूड कर रहा हूं। इट इज a technical function which states the relationship between supply of a commodity and its determinants। एक टेक्निकल फंक्शन है जो बेटे रिलेशनशिप बताता है सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी और उसके डिटरमिनेंट्स के बीच में। तो सप्लाई ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी, मतलब प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, नेक्स्ट बेटे प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, नेक्स्ट बेटे टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और नेक्स्ट था बेटे अदर फैक्टर्स। here Sx is equal to quantity supplied ऑफ गुड एक्स। आप जिस गुड्स की बात कर रहे हैं बेटे, आप जिस कमोडिटी की बात कर रहे हैं, ये सप्लाई ऑफ एक्स है बेटे, आप जिस कमोडिटी की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, बेटे वो किस किस का फंक्शन है, पी एक्स स्टैंड्स फॉर प्राइस ऑफ गुड एक्स, प्राइस ऑफ गुड एक्स, नेक्स्ट इज पी आर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, F is equal to cost of factor of production, T is equal to technology, O is equal to other factors।
ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, सप्लाई शेड्यूल। सर ये सब हमने डिमांड में भी पढ़ा था। हाँ बेटे, डिमांड के अंदर आपने डिमांड शेड्यूल पढ़ा, यहाँ पे हम लोग सप्लाई शेड्यूल की बात करते हैं। मैं आपसे एक बात करता हूँ बेटे, मान लो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पे मैं फर्स्ट कॉलम में लिखता हूँ प्राइस या कमोडिटी का प्राइस, प्राइस ऑफ एक्स, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सप्लाई बाय द फर्म ए, सिर्फ फर्म ए की सप्लाई की बात कर रहा हूँ, प्राइस ऑफ एक्स और सप्लाई बाय द फर्म ए। सिर्फ हम सप्लाई जो बात कर रहे हैं बेटे फर्म ए की कर रहे हैं, इंडिविजुअल फर्म की बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं बेटे एक इंडिविजुअल फर्म की। अगर एक इंडिविजुअल फर्म की सप्लाई को प्राइस के साथ कंपेयर किया जाएगा बेटे, अगर आप प्राइस को कंपेयर करेंगे सप्लाई बाय फर्म ए, सिर्फ आप फर्म ए की बात कर रहे हैं बेटे और आप किसी की बात नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ फर्म ए की बात कर रहे हैं बेटे, आप प्राइस को कंपेयर कर रहे हो फर्म ए की सप्लाई के साथ, ठीक है। हम एक इंडिविजुअल फर्म की बात कर रहे हैं, तो इसको कहा जाता है बेटे इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, इसको कहा जाता है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। फॉर एग्जांपल, मान लो प्राइस 1, 2, 3, 4, 5, बेटे यहाँ पर सप्लाई है 4 यूनिट्स की, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, सप्लाई हो गई 8 यूनिट्स की, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, सप्लाई हो गई 11 यूनिट्स की, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, सप्लाई हो गई 13 यूनिट्स की, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, सप्लाई हो गई 15 यूनिट्स की। तो बेटे प्राइस इंक्रीज होता जा रहा है, सप्लाई इंक्रीज होती जा रही है, ये अभी हम लोग पढ़कर आए हैं और हमने अच्छे से पढ़ा है कि इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर मैं सिर्फ इन दो कॉलम्स की बात करूं, सिर्फ इन दो कॉलम्स की बात करूं, तो बेटे इसको कहा जाता है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, इसको कहा जाता है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। ओके सर, पहले हम इसके बारे में लिख लेते हैं, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। सप्लाई शेड्यूल is a table. Supply schedule is a table showing the quantity that producers desire to sell at a number of alternative prices is known as supply schedule. Point number 8. Individual supply schedule. Individual supply schedule. It shows the amount of a commodity. It shows the amount of a commodity that a particular firm
that a particular firm or a particular producer, हम बेटे एक ही प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं, एक ही फर्म की बात कर रहे हैं, would prefer to sell at different prices in the market. At different prices in the market. पॉइंट नंबर बी, बेटे मैंने यहां पर अभी इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल की बात करी, प्राइस और एक ही प्रोड्यूसर की बात करी। मान लो बेटे मैं यहां पे लिखता हूं सप्लाई बाय द फर्म बी यूनिट्स, मैं यहां पे लिखता हूं सप्लाई बाय द फर्म सी यूनिट्स। बेटे मैं यहां बी की सप्लाई लिखता हूं 2, 5, 7, 9, 10, 3, 6, 8, 10, 11। और मैं यहां पे लिखता हूं मार्केट सप्लाई यूनिट्स। मार्केट सप्लाई का मतलब बेटे कि मार्केट के अंदर जितनी फर्म्स उस गुड्स को सप्लाई कर रही हैं, हमारे पास इस मार्केट में 3 फर्म है बेटे, फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी। तीनों की टोटल सप्लाई 1 रुपए के प्राइस पर कितनी है? अगर हमारी कमोडिटी का प्राइस 1 रुपए है तो मार्केट में ये फर्म्स टोटल कितनी सप्लाई कर रही हैं? 4 + 2 + 3 9, 4 + 2 + 3 9। 2 रुपए के प्राइस पर ये तीनों फर्म्स मिलकर कितनी सप्लाई कर रही हैं? 8 + 5 + 6, 8 + 5 + 6, 19, 11 + 7 + 8, 26, 13 + 9 + 10, 32, 15 + 10 + 11, 36। ओके सर। सर हाँ बेटा। सर हाँ जी सर। तो हमने यहाँ पे देखा बेटे इतने इतने प्राइस के ऊपर 1, 2, 3, 4 और 5 प्राइस के ऊपर हमारी टोटल कितनी सप्लाई है बेटे, मैंने आपके सामने लिखा। इसको कहा जाता है मार्केट सप्लाई। यहाँ पे बेटे फर्म ए भी है, यहाँ पे बच्चों फर्म बी भी है, यहाँ पे बच्चों बेटे फर्म सी भी है। तो हमारे पास फर्म ए, बी और सी तीनों है बेटे। ठीक है, अब हम इसके बारे में लिख लेते हैं बच्चों। हम इसके बारे में लिखेंगे मार्केट सप्लाई शेड्यूल्स। मार्केट सप्लाई शेड्यूल। A schedule showing the quantity of goods that all the firms
or all the producers in the market desire to sell at different prices is known as market supply schedule. Market supply schedule can be obtained by adding all the individual schedules or the individual supply schedules. This is clarified this is clarified in the example above. There are three individual supply schedules of firms A, B, C, and by adding these schedules, we can obtain market supply schedule. We can obtain market supply schedule. जी sir. अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुने बच्चों। अगर हम लोग किसी इंडिविजुअल फर्म जैसे कि ए, हम लोग अगर बेटे किसी इंडिविजुअल फर्म की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग किसी इंडिविजुअल फर्म की बात कर रहे हैं बेटे, अगर मैं इस प्राइस को और इस सप्लाई शेड्यूल को ग्राफ पे प्लॉट करूं इंडिविजुअल फर्म के लिए, तो बेटे उसको कहा जाता है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। उसको कहा जाता है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। और बेटे जब मैं इंडिविजुअल फर्म को, इंडिविजुअल फर्म्स के सप्लाई कर्व को एक साथ प्लॉट करूं बेटा, कंबाइंड करके प्लॉट कर दूं, तो उसको कहा जाता है मार्केट सप्लाई कर्व। तो बेटे अगर मैं इस प्राइस के साथ फर्म ए को प्लॉट करूं तो इंडिविजुअल, बेटे इसके साथ में अगर इसको करूं प्लॉट तो इंडिविजुअल, इसके साथ इसको प्लॉट करूं इंडिविजुअल में, लेकिन प्राइस के साथ मार्केट सप्लाई को प्लॉट कर दूं बेटे, तो उसको कहा जाता है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। उसको कहा जाता है मार्केट सप्लाई कर्व, मार्केट सप्लाई कर्व। ओके सर, बच्चे ध्यान से देखेंगे, मैं सप्लाई कर्व की बात करूंगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, a graphical representation
of supply schedule is known as the supply curve. Is known as the supply curve. It shows the quantity offered for sale at each price. Supply curve is also of two types. Individual supply curve next is market supply curve. इंडिविजुअल सप्लाई कर्व की बात करें मार्केट सप्लाई कर्व पहले बेटा ये लेते हैं मार्केट सप्लाई कर्व कैन बी obtained through horizontal summation of all individual supply curves तो यहां लिखते हैं individual supply curve shows the quantity supplied offered for sale at each price by individual firm or producer. अगर हम बेटे एक फर्म को प्लॉट करेंगे तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और अगर हम बेटे सारी फर्म्स को प्लॉट करके सप्लाई कर्व बनाएंगे तो बेटे उसको कहा जाता है मार्केट सप्लाई कर्व। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं बेटे।
बेटा जल्दी से आप लोग ये डायग्राम बनाएं। बेटे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आप लोगों से बात करूंगा लॉ ऑफ सप्लाई को लेकर। लॉ ऑफ सप्लाई को लेकर द लॉ ऑफ सप्लाई बेटे ये रिलेशनशिप बताएगा प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में। और मैं आपको बता चुका हूं बेटे लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर देयर इज एन पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड। अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होगा तो उसकी क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होगी, और अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस कम होगा बच्चों तो उसकी भी सप्लाई कम होगी। ओके सर, तो बच्चे साथ साथ लिखेंगे द लॉ ऑफ सप्लाई states that other things remaining the same, the quantity of a commodity supplied varies directly with its price. With its price. That means it rises when the prices rise and falls when prices falls. In short, it indicates that the price of the commodity and its supply move in the same direction, and that is the reason why supply curve is upward sloping. Price of X, supply of X units, प्राइस मानते हैं बेटे 1 2 3 4 5 2 7 11 14 16। यहां लिखेंगे प्राइस, यहां लिखेंगे क्वांटिटी सप्लाइड, फोर 8 12 16 1 2 3 4 5।
बेटे 1 पे 2 रुपीज, 1 पे क्वांटिटी 2, 2 पे 7 बेटे, 2 पे 7, 3 पे 11, 4 पे 14, 5 पे 16, 1 पे 2, 2 पे 7, 3 पे 11, 4 पे 14, आप लोग बेटे जब स्केल और स्केल की हेल्प से बनाएंगे तो आपके मार्जिन ठीक आएंगे। बस हम आपको यहाँ ये सिखाना चाह रहे हैं कि सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होती है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस ऑफ एक्स और क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ एक्स में पॉजिटिव रिलेशन होता है। पॉजिटिव रिलेशन। हम आपको बेटे यही बात बताना चाहते हैं। बच्चों हमारा टॉपिक है मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। यहाँ पे वर्ड ना क्वांटिटी है, बस ये ध्यान रखना आप लोग। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, यहाँ पे हमें दो चीजें पढ़नी है बेटे। एक हमें पढ़ना है एक्सपेंशन इन सप्लाई, और एक हमें पढ़ना है कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। बच्चों एक हमें पढ़ना है एक्सपेंशन इन सप्लाई और एक हमें पढ़ना है कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। हमें दो टॉपिक पढ़ने हैं, एक्सपेंशन इन सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, बच्चों को बात हमेशा याद रखनी है कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन हो या कॉन्ट्रैक्शन हो बेटे, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली ड्यू टू प्राइस होता है, ओनली ड्यू टू प्राइस होता है। और सप्लाई को अफेक्ट करने वाले जो अदर फैक्टर्स होते हैं ना बेटे, वो यहाँ पे कांस्टेंट रहते हैं। अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। बेटे जो अदर फैक्टर्स हैं वो यहाँ कांस्टेंट रहते हैं, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट।
यानी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा सिर्फ और सिर्फ बेटे प्राइस की वजह से। प्राइस में चेंज आने पर जो क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज आता है, या तो बेटे वो एक्सपेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा। जैसे मैं आपको समझाता हूं, अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है तो बेटे उसकी क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन होता है। इसको कहा जाता है बेटे इकोनॉमिक्स के अंदर एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। बेटे अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज होती है तो उसकी क्वांटिटी सप्लाइड भी डिक्रीज होती है। इसको कहा जाता है बेटे इकोनॉमिक्स में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होगा तो उसकी क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज होगी, इसको कहा जाता है एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज होगा तो बेटे उसकी क्वांटिटी सप्लाइड भी डिक्रीज होगी, इसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। यानी सर एक्सपेंशन हो या कॉन्ट्रैक्शन हो, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से होता है। इसको कहा जाता है मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। अच्छा, सेम सप्लाई कर्व की मूवमेंट क्यों कही जाती है बेटे, मैं अभी इसको आपको समझाता हूं। मान लो बेटे प्राइस, और यहां पे लिखो बेटे सप्लाई यूनिट्स में। बेटे प्राइस है 1 2 3, सप्लाई यूनिट्स में है 5 10 15। बेटे ध्यान से देखना, एक्स वाई प्राइस, यहां मैंने लिखा बेटे क्वांटिटी सप्लाइड। बेटे प्राइस देखो इंक्रीज होते जा रहा है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, और ऐसे बेटे यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड देखो 5 के बाद 10, 10 के बाद 15। आप सब लोगों को पता है सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग होती है, सप्लाई राइटवर्ड में अपवर्ड स्लोपिंग होती है बेटे। मान लो ये पहले वाला प्राइस था, ये पहले क्वांटिटी थी, प्राइस इंक्रीज हो गया। प्राइस के इंक्रीज होने से बच्चों देखो क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है। प्राइस पहले P था, फिर P1 हो गया। प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। हम बेटे इस वाले पॉइंट से इधर वाले पॉइंट पे आ गए, इसको कहा जाता है एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। इसको कहा जाता है एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। हम बेटे अपवर्ड मूव कर गए, हम बेटे अपवर्ड मूवमेंट कर गए, अपवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम सप्लाई कर्व, ऑन द सेम सप्लाई कर्व। हम बेटे अपवर्ड मूवमेंट कर गए हैं सेम सप्लाई कर्व। बेटे हम इसके बारे में लिखते हैं जरा, एक्सपेंशन इन सप्लाई के बारे में। It is based on law of supply, which states that quantity supplied of a commodity rises
due to the rise in price of the commodity. The rise in quantity supplied due to rise in price of the commodity is known as expansion in supply. The rise in quantity supplied due to the rise in price of the commodity is known as expansion in supply. मैंने बेटे आपको डायग्राम भी समझा दिया, मैंने आपको यहाँ पर शेड्यूल भी बनवा दिया बेटे प्राइस और सप्लाई का. नेक्स्ट हम लिखेंगे बेटे कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई. कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई और डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड और डाउनवर्ड मूवमेंट along सप्लाई कर. पहले यहां भी शेड्यूल बना लेते हैं बेटे. प्राइस, सप्लाई, यूनिट्स. प्राइस है बेटा 3, 2, 1, 15, 10, 5, देखो बेटे यहाँ प्राइस कम हो रहा है 3, 2, 1. तो देखो बेटे क्वांटिटी सप्लाइड भी कम हो रही है 15, 10, 5. सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग होती है, पॉजिटिव सप्लाई कर. बेटे मान लो ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है. अगर प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी कम हो गई बेटे. प्राइस कम हो गया, क्वांटिटी कम हो गई. पहले हम लोग इतनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहे थे, अब वो बेटे OQ1 तक आ जाएगी. क्वांटिटी सप्लाइड, ये हो गया बेटे प्राइस. यहां भी हम लोग बेटा सेम लिखेंगे. पॉइंट नंबर 1, it is based on law of supply which states that quantity supplied of a commodity falls to the fall in the price
of the commodity. The fall in the quantity supplied due to the fall in price of the commodity is known as contraction in supply. Is known as contraction in supply. नेक्स्ट टॉपिक बेटे, लास्ट टॉपिक हमारे पास है जिसको हम लोग बोलते हैं शिफ्ट इन सप्लाई कर्व. शिफ्ट इन सप्लाई कर्व और चेंज इन सप्लाई. बेटे जहां पर भी शिफ्ट की बात आती है यानी शिफ्टिंग इन सप्लाई कर्व की बात आती है, इसका मतलब बेटे वो अपने ओरिजिन से शिफ्ट होगी. जहां पे सप्लाई कर्व अभी है बेटे एट प्रेजेंट, वो उस ओरिजिन को शिफ्ट करेगी बेटे. यहाँ पे हमें दो चीजें पढ़नी होती हैं बेटे. यहाँ पे हमारे पास दो चीजें आती हैं. फर्स्ट है बेटा इंक्रीज इन सप्लाई और सेकंड है बेटा डिक्रीज इन सप्लाई. इंक्रीज इन सप्लाई और सेकंड है बच्चों डिक्रीज इन सप्लाई. आपको हमेशा याद रखना है इंक्रीज इन सप्लाई हो या डिक्रीज इन सप्लाई हो बेटे, ये होता है ओनली ड्यू टू अदर फैक्टर्स. प्राइस of the commodity remains the same. बेटे ये होता है only due to other factors. Only due to other factors. Price of the commodity remains the same. बेटे प्राइस जो है ना कमोडिटी का वो हमेशा सेम रहेगा बेटे. प्राइस यहाँ पर हमेशा सेम रहेगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगा और यहाँ पर अदर फैक्टर्स की वजह से सप्लाई कर्व बेटा शिफ्ट करेगी या तो राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड. फर्स्ट पार्ट हम लिखते हैं बेटे जिसको कहते हैं हम लोग इंक्रीज इन सप्लाई. इंक्रीज इन सप्लाई. मान लो बेटे मेरे पास ये सप्लाई शेड्यूल है. प्राइस सप्लाई यूनिट्स में, प्राइस 2 रुपीज. प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा, आपको पता है बच्चों, मैंने वही बोला. सप्लाई 20 के बाद 40 हो गई. देखो बेटे सप्लाई इंक्रीज कर गई, प्राइस कांस्टेंट है, सप्लाई इंक्रीज कर रही. ये ड्यू टू अदर फैक्टर्स है बेटे. प्राइस क्वांटिटी सप्लाइड प्राइस कांस्टेंट रहेगा. ये बेटे मेरी पहले वाली सप्लाई है. सप्लाई इंक्रीज कर गई बेटे, हमेशा राइटवर्ड इंक्रीज करेगी. लेकिन आप ये देखो बेटे प्राइस कांस्टेंट है. S1 प्राइस आपके पास कांस्टेंट है. OQ1 क्वांटिटी इंक्रीज कर गई है लेकिन आपके पास प्राइस कांस्टेंट है.
बच्चों प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। आप यहां लिखेंगे एन इंक्रीज इन सप्लाई means that producers now supply more at a given level of price. At a given level of price of a commodity. कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है बेटे? अदर फैक्टर्स में क्या क्या चेंज आ सकता है? इट्स कंडीशंस आर, बेटे कौन कौन सी यहाँ पे कंडीशन? बेटे हमारे पास फर्स्ट कारण है फॉल इन द प्राइस ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर बेटे आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस कम हो रहा है तो आपके प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएंगे। आपके प्रॉफिट इंक्रीज होंगे तो बेटे आप सप्लाई को इंक्रीज कर देंगे। जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो रही है बेटे तो आपके प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं, आप सप्लाई को इंक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट बेटे, फॉल इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज। बेटे किसी दूसरी कमोडिटी का प्राइस कम हो गया, मान लो एक्स और वाई दो कमोडिटी है बेटे, एक्स और वाई, ये भी 10 रुपए की बिकती है, ये भी 10 रुपए की बिकती है। मान लो इसका प्राइस 8 रुपए हो गया बेटे। अगर इसका प्राइस कम हो गया तो मेरे लिए वाई मोर प्रॉफिटेबल है बेटे। इस वक्त मेरे लिए वाई मोर प्रॉफिटेबल है बेटे, तो मैं वाई की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दूंगा, वाई की सप्लाई को इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है सर। बेटे आप जिस टेक्नोलॉजी से अपने गुड्स बना रहे हैं उसके अंदर इंप्रूवमेंट हो गई बेटा, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। अगर बेटे टेक्नोलॉजी के अंदर इंप्रूवमेंट होगी तो आप उसकी सप्लाई इंक्रीज कर देंगे। गवर्नमेंट ने बेटे टैक्सेशन कम कर दिया है, आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज हो गए, आपकी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट फॉल्स। अगर बेटे टैक्सेस कम हो जाएंगे, टैक्सेस के कम होने से आपकी कॉस्ट प्राइस कम हो गई और बेटे आपके प्रॉफिट इंक्रीज हो गए। प्रॉफिट के इंक्रीज होते ही आपकी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्टिव अगर चेंज हो जाए बेटा, चेंज है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसर। अगर बेटे उसका ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाए, वो अपनी सप्लाई को इंक्रीज करना चाहे एट सेम प्राइस, उस सेम प्राइस पर भी अपनी सप्लाई को इंक्रीज करना चाहता है बेटे, उसका ऑब्जेक्टिव ही चेंज हो गया। वो कहता है नहीं साहब मेरे को मार्केट के अंदर सप्लाई ज्यादा करनी है, उसने अपने ऑब्जेक्टिव को चेंज कर लिया। तो बेटे ये मैंने आपको यहाँ पे कारण भी लिखवा दिए, मैंने कंडीशंस भी लिखवा दी जिसकी वजह से इंक्रीज इन सप्लाई होता है, जिसकी वजह से बेटे सप्लाई कर राइटवर्ड शिफ्ट हो जाती है बेटे। तो आपको याद होना चाहिए कि अगर आपकी सप्लाई कर बच्चों राइटवर्ड शिफ्ट होगी, अगर आपकी सप्लाई कर राइटवर्ड शिफ्ट होगी बेटे,
तो उसको कहा जाएगा इंक्रीज इन सप्लाई। बेटे सप्लाई कर्व का राइटवर्ड शिफ्ट होना आपके लिए कहलाया जाएगा इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है सर।